भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर किसी भी वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्री में जाएं और वहां पर उनको आईना दिखाते हुए बोल्ड स्टेटमेंट्स पास ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अगेन अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज एंड इनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया है और पाकिस्तान के ऊपर इनको वार्निंग दी है। जयशंकर सर ने एग्जैक्टली क्या बोला है, उससे पहले बात करते हैं भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि तीनों देशों को लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी अपडेट्स आ रही हैं, जिनके कारण जयशंकर सर की स्टेटमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के ऊपर हम सब काफी खुशी मना रहे थे। हर नए दिन के साथ अब ये खुशी निराशा में बदलते जा रही है। दरअसल हमें लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म की तरह आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान को टाइट करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा होते दिखाई दे रहा है। दरअसल 2 दिन के बाद 14 जून को अमेरिका में यूएस आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाना है। एंड इस साल का यूएस आर्मी डे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल यूएस आर्मी डे का 250th यानी कि 250वां एडिशन सेलिब्रेट होगा। इसके साथ ही 14 जून को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 79th बर्थडे है। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस साल के आर्मी डे के लिए अमेरिका ने चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर बुलाया है पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अमेरिका के 250वें आर्मी डे के ऊपर यूएस आर्मी के ट्रूप्स पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी देंगे, जो भी कुछ ही हफ्ते पहले स्टेट से हिंदू धर्म के लोगों को ही टारगेट कर रहा था। इसके साथ ही जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग करने वाला है। निराशा की बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि वो अपने देश में पाकिस्तान आर्मी चीफ को बुलाकर इतना बड़ा प्रोटोकॉल देंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का ब्रोमांस यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल यूएस आर्मी की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मिकेल कुरेला ने पिछले कल एक स्टेटमेंट पास की है, जिसमें उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड में पाकिस्तान अमेरिका का फिनोमिनल पार्टनर है और पाकिस्तान आज भी आतंकवाद से लड़ाई में आतंकवाद को रोकने के लिए फाइट कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के ऊपर जनरल माइकल कुरेला ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, या दोनों में से किसी भी एक देश को चुनने के लिए बाइनरी स्विच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक देश के साथ रिलेशंस रखते हैं तो दूसरे के साथ नहीं रख सकते हैं। जनरल माइकल कुरेला ने कहा कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ही टाइज रखने हैं। पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर भारत के साथ टाइज हैं तो आप पाकिस्तान के साथ रिलेशंस नहीं रख सकते हैं। हम दोनों देशों के साथ रिलेशनशिप्स को अलग अलग नजरिए से देखना चाहते हैं और दोनों के फायदे और पॉजिटिव्स देखने चाहिए। जनरल माइकल कुरेला ने कहा कि अफगानिस्तान में जो आज की डेट में ISIS खुरासान आतंकी संगठन है, उसको कंटेन करने में पाकिस्तान हमारी काफी मदद कर रहा है। हमने जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है उसके बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने ISIS खुरासान के 5 हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स को भी कैप्चर कर लिया है, जिनमें अमेरिका इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही बात यहाँ तक नहीं रुकती है। पिछले कल अमेरिका ने भारत के कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी टांग अड़ाने की कोशिश की है एंड इनडायरेक्टली बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर मन हुआ तो वो कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी मीडिएशन कर सकते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन से जब कश्मीर मुद्दे के ऊपर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए कुछ करेंगे, इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्पोक्स पर्सन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो मीडिएशन वगैरह करते हैं एंड इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं, वो अलग अलग देशों के बीच जनरेशनल लेवल के डिफरेंसेस, जनरेशनल वॉर्स और पीढ़ियों के मतभेद दूर करने के लिए होते हैं। कश्मीर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है मैं उसके ऊपर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये काफी एक्साइटिंग टाइम चल रहा है कि हम भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उस पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं। अब देखा जाए तो अमेरिका को पता है कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत अमेरिका की दखल भी बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कश्मीर के ऊपर अगेन एंड अगेन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ ही रही हैं। रिसेंटली अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान के साथ टाइज को रीबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आई थी कि इटली, स्वीडन एंड अब जर्मनी भी पाकिस्तान आर्मी को एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी वेपन्स ऑफर कर रहा है, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेनाएं आतंकी संगठनों को पालती है और प्रॉक्सी वॉर्स के लिए इस्तेमाल करती है। रिसेंटली भारत में जो पहलगाम हमला हुआ था वो भी पाकिस्तान आर्मी द्वारा सपोर्टेड और स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी चीफ को अपने 250वें आर्मी डे के ऊपर बुलाया जा रहा है। वेस्टर्न देश पाकिस्तान आर्मी के साथ टाइज लगातार मजबूत कर रहे हैं। ऐसे देशों को पिछले कल जयशंकर सर ने एक मैसेज दिया है और कहा कि जिस आतंकवाद के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, एक दिन वही आपको काटेगा और आपको शिकार बनाएगा। जयशंकर सर ने कहा कि मैं आपको एक बार फिर से ये याद दिला दूं कि ओसामा बिन लादेन नाम का एक व्यक्ति था जो कई सालों तक पाकिस्तान की सेना के पास एक टाउन में रहता था, पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के ठीक बाहर। मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि ये बस भारत पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये आतंकवाद के बारे में है और यही आतंकवाद अंत में आपको भी हॉन्ट करेगा, यानी कि आपको भी अपना शिकार बनाएगा, आपको भी निशाना बनाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भारत के न्यूट्रल स्टांस के ऊपर जब जयशंकर सर से सवाल किया गया तो उसके जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज के दोगलेपन के ऊपर जयशंकर सर ने कहा कि हर एक देश की अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास, अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है। हमारी शिकायत तो सबसे पुरानी है
भारत की आज़ादी के कुछ ही महीनों के बाद ही हमारे बॉर्डर्स को पाकिस्तान ने कश्मीर में इन्वेडर्स भेजकर वायलेट किया था। एंड उस समय जिन देशों ने पाकिस्तान की इस हरकत को सपोर्ट किया था वो वेस्टर्न देश ही थे। अगर वही देश जो समय अपने आप को बचाते थे या फिर इग्नोर करके साइड के ऊपर हो गए थे, आज इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर चर्चा करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से जस्टिफाइड हूँ ऐसे देशों से ये कहने के लिए कि आप जरा अपना पास्ट देखें, अपना इतिहास देखें कि आपने क्या किया था और आपने कैसे कैसे काम किए हैं। जयशंकर सर ने आगे कहा कि मैं सुन रहा हूँ कि यूरोप में आजकल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कभी भारत की वोकैबुलरी का हिस्सा हुआ करते थे, यानी यूरोप भी कई मुद्दों में अब अमेरिका से अलग अलग डिसीजन लेने लगा है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूरोपियन यूनियन आज के ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत ही मेजर प्लेयर बन चुका है और धीरे धीरे एक ऑटोनॉमस प्लेयर भी बन रहा है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि अब यूरोपियन यूनियन अपने फैसले खुद ही लेने लगा है और अमेरिका के दबाव में आकर अपने डिसीजंस नहीं ले रहा है और फ्रीडम के साथ काम कर रहा है। जयशंकर सर ने कहा कि इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और यूरोप विजिट कर रहा हूँ ताकि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमारे रिलेशनशिप और भी गहरा हो और भारत और यूरोपियन यूनियन के देश और भी करीब आए। वैसे कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि जयशंकर सर को इतना बोल्ड नहीं बोलना चाहिए, क्या पता सामने वाला देश नाराज हो जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत? वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोज करने के ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि आज से पहले भारत में ऐसा कोई भी विदेश मंत्री नहीं था जो वेस्टर्न कंट्रीज को इस तरह से एक्सपोज करता हो या फिर वेस्टर्न थिंक टैंक्स की बोलती बंद कर देता हो। कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एहसान फरामोश बांग्लादेश के कुछ घटिया और थर्ड क्लास लोगों के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो आपको पता होगा, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के नेशनल एंथम को कंपोज किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बंगाली भाषा में नोवेल्स, पोइट्री, एसेस, ड्रामास, सॉन्ग्स और न जाने कितने तरीके से उन्होंने बंगाली भाषा के लिए प्रमोशन के लिए काम किया था। लेकिन बांग्लादेश के लोग धर्म के नाम के ऊपर इतने अंधे हो गए हैं कि उनको रविंद्रनाथ टैगोर से भी नफरत हो गई है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये बांग्लादेश की जाहिल कौम की है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि कट्टरपंथी लोगों की भीड़ ने बांग्लादेश की सिराजगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर जी के एंसेस्ट्रल हाउस को वैंडलाइज करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस पैतृक घर को म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले कल कट्टरपंथी लोगों की भीड़ ने घर के कंपाउंड और प्रेमिसेस में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की, लूटपाट के काफी सारा सामान अपने साथ ले गए और वहां पर एक ऑडिटोरियम भी था जिसको निशाना बनाया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों ने न सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ नारेबाजी की, नारे तकबीर के नारे लगाए, बल्कि उनके द्वारा कंपोज्ड बांग्लादेश के नेशनल एंथम आमार शुनार बांग्ला को भी बदलने की मांग की। ये हाल इन लोगों का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की और इंडोनेशिया के बीच टर्की के इंडिजीनियस कान फाइटर जेट्स की एक डील साइन हो गई है। इंडोनेशिया ने टर्की से 48 की संख्या में कान फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं और ये डील $10 बिलियन की बताई जा रही है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की के पास भी अपना खुद का फाइटर जेट का इंजन नहीं है और वो भी भारत की तरह इंजन डेवलप कर रहा है। इसलिए ये जो कान फाइटर जेट का इंजन है वो टर्की अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से परचेज करता है। अमेरिका कान फाइटर जेट्स के लिए टर्की को F-110 GE-129 इंजन सप्लाई करता है, जो अमेरिका के F-15 और F-16 फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे इंजन्स तो भारत भी अपने तेजस के लिए अमेरिका से परचेज कर रहा है, वो भी सेम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से परचेज हो रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ तेजस फाइटर जेट की डेवलपमेंट लेट हुई है, अब प्रोडक्शन भी लेट हो रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। टर्की को तो अपना पहला फाइटर जेट का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। पाकिस्तान भारत से काफी पहले से एक्सपोर्ट कर रहा है, अब देखना ही होगा कि भारत को कितना समय लगता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इतिहास में पहली बार भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में 4% के मार्क को क्रॉस किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि मई 2025 के महीने में भारत में टोटल जितनी भी कार सेल हुई हैं उनमें 4% कार्स इलेक्ट्रिक वेरिएंट की थी। अप्रैल 2025 में 3.5% इलेक्ट्रिक कार्स थी और मई महीने में ये फिगर 4% को क्रॉस कर गया है। इसका मतलब है कि भारत में अगर 100 कार्स बिकती हैं तो उनमें से 4 कार्स इलेक्ट्रिक वेरिएंट की होती हैं। लास्ट ईयर ये परसेंटेज केवल 2.6% थी। वैसे देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में अभी भी काफी पीछे है। चाइना की बात करें तो न्यू सेल्स में चाइना में 50% कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। भारत तो खैर अभी काफी पीछे है, लेकिन इसमें लोगों से ज्यादा भारतीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स की गलती है, क्योंकि भारत के आम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट भी हो जाएं। लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में अभी तक पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही है। मे भी सरकारों को पेट्रोल और डीजल से मिलने वाले टैक्सेस कम होने का खतरा नजर आ रहा हो।
आपको क्या लगता है कि क्या भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, इसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर आम लोग? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।